नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये है हमारा साइंस का पार्ट 2। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 देखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे समझ में यहाँ से भी आएगा। तो पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इस तरह का जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, वो जरूर प्रेस कर दें, और ये नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो हम क्या कवर करेंगे। कल हम के वीडियो में हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने कवर किया था कि माउथ इन मतलब वो डाइजेशन इन माउथ, मुंह से जो पाचन शुरू होता है, और फिर आगे हम आज देखेंगे इसोफेगस, डाइजेशन इन स्टमक, पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर और गाल ब्लेडर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एसोफेगस क्या होता है, ग्रसनी। तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है एसोफेगस, इसे बोलते हैं हम एसोफेगस या ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख चुके हैं कि यहाँ से जो भोजन आता है तो वो यहाँ पर ये एरिया हम कल कवर कर चुके हैं पहले पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ से हम आज देखेंगे एसोफेगस क्या होता है। तो चूंकि इसमें देखिए ग्रसनी में कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम रिलीज नहीं होता। चूंकि जब एंजाइम ही रिलीज नहीं होगा तो यहाँ किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो जो हम मुंह में भोजन चबाते हैं उसको बोला जाता है बोलस। ठीक है, बोलस, बोलस। और ये बोलस जो है यहाँ पर होते हुए नीचे उतरता रहता है, ऐसे नीचे उतरता रहता है, और ये आके ये हमारा है स्टमक, इस स्टमक में आके ये भोजन चला जाता है। तो ये ग्रसनी जो है, ये इसोफेगस काम क्या करती है, तो ये सिर्फ भोजन को पेरिस्टेटिक मूवमेंट में उतारने का काम करती है, ताकि मुंह से भोजन हमारे स्टमक तक चला जाए। गले से नीचे जो हमको दिख रहा है ये है इसोफेगस। तो ग्रसनी जो होती है इसोफेगस, मुख गुहा में चबाए हुए भोजन को आमाशय स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करती है, बाकी इसका कोई कार्य नहीं है। पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या होता है, क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति बोलते हैं इसको। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये है एसोफेगस, ठीक है, तो यहाँ पे है भोजन बोलस, इस तरह का मूवमेंट होगा। फिर क्या होगा, अगले स्टेप में ये और नीचे भोजन आएगा, तो इस तरह का जहाँ पर भोजन होगा वहाँ पर ये फूल जाएगी, बाकी नीचे ऐसे पतली रहेगी। तो ये मूवमेंट जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टेटिक मूवमेंट बोलते हैं। इस मूवमेंट को, जो ये मूवमेंट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। तो एसोफेगस हमने देख लिया। अब देखिए डाइजेशन इन स्टमक। अब हम पेट में देखेंगे कि खाना कैसे पचता है, क्या क्या क्रियाएं होती हैं। ये स्टमक है पूरा हमारा, जो बना हुआ चित्र आप देख रहे हैं ये स्टमक है, और ये अंदरूनी भाग है स्टमक का। ठीक है, ये इसोफेगस है, देखिए हमने अभी पढ़ाया था आपको, ये इसोफेगस है, ये आगे जाके यहाँ कहीं मुंह से जो है जुड़ी हुई है। अब इसोफेगस आगे जाती है, ये जुड़ी होती है स्टमक से, ये स्टमक है। इसके पार्ट देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंडस, जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पाइलोरस। और ये जो यहाँ पे एक वाल दिख रहा होगा, ये देखिए इस वाले बाएं साइड वाले चित्र में देखिएगा, यहाँ पे देखिए वाल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाल दिख रहा है, बंद टाइप का है, तो इसको बोलते हैं हम पाइलोरस स्फिंक्टर। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर ये चित्र आपको दिखाएंगे। देखिए होता क्या है कि जब भोजन यहाँ से आता है, यहाँ से, तो ये इसोफेगस है, इसोफेगस से भोजन अंदर आ रहा है, ये स्टमक में आ गया, ये फंडस बॉडी है, इसको हम बोलते हैं इसोफेजियल स्फिंक्टर या जंक्शन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे एक वाल है, जैसे कि इस चित्र में आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक वाल है, इसको हम बोलते हैं इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये देखिए लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, ये बोलते हैं। और इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये दो वाल्व हैं, एक वाल्व है, बंद रहती हैं ये, और ये इसकी आंतरिक सतह है। तो अब इसमें देखते हैं होता क्या है। जैसे ही भोजन इसमें, जब मान लीजिए ये बोलस है, ये भोजन है, ठीक है, ये भोजन है, ये यहाँ पे इंटर करता है, इंटर करेगा, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें यहाँ पे छिद्र होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में यहाँ पे क्या होगा, इसमें ग्लैंड्स होंगी, ग्रंथियाँ होती हैं, और इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो कि स्टमक में होती हैं, ये एक जूस निकालती, जिसे बोलते हैं, ये एक रस का स्रावण करती हैं, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम बोलते हैं जठर ग्रंथि।
इसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, और इसको बोलते हैं जठर रस। ये देखिए जठर रस। तो होता क्या है, गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है वो इसका श्रावण आमाशय की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों से होता है। जैसे ही भोजन यहाँ आएगा वैसे ही क्या होगा कि इसमें से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे और गैस्ट्रिक जूस आके इस खाने से मिल जाएगा। अब क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में, देखते हैं होता क्या क्या है। इसमें तो पहला वाटर होता है, दूसरा होता है पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव रहता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, पेप्सिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करता है। और एक HCl रहता है गैस्ट्रिक जूस में, इसका pH है 2.4। एक रेनिन होता है और एक म्यूकस होता है। तो हमने जो पहला वीडियो कवर किया था उसमें हमने देखा था कि जो एमाइलेज नामक एंजाइम है, एमिलेज, ठीक है, ये किस पे कार्य करता है, स्टार्च पे कार्य करता है। ये स्टार्च के पाचन से संबंधित है ये। और जो रेनिन है या पेप्सिन है, रेनिन है, पेप्सिन है या ट्रिप्सिन है, ये जो है ये भी एंजाइम है, ठीक है। तो ये जो पेप्सिनोजन है ये भी एंजाइम है, रेनिन है ये भी एंजाइम है, और एंजाइम सारे प्रोटीन के बने होते हैं। तो जैसे ही भोजन यहाँ पे आएगा वैसे ही ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं हमारी ये वाली, ये क्या करेंगी, एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगी, जठर रस। और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो वाटर, जैसे हमने सलाइवा में देखा का क्या होता है, वैसे गैस्ट्रिक जूस में होता है वाटर, पेप्सिनोजन, HCl, रेनिन, म्यूकस। अब देखिए पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव। अब ये एक्टिव ही नहीं, कोई कार्य नहीं करेगा। इसको एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, अम्लीय माध्यम चाहिए, तो ये साथ में HCl भी रिलीज करता है। तो जैसे ही HCl इसमें आएगा, HCl इसमें रिलीज होगा गैस्ट्रिक जूस के साथ ही, तो वो HCl पूरी बॉडी को अम्लीय बना देगा। जैसे अम्लीय बनाएगा वैसे ही पेप्सिनोजन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और ये अपना कार्य करना शुरू कर देगा। रेनिन क्या होता है कि 7 से 8 साल तक बच्चों में ही, ये एक एंजाइम है, 7 से 8 साल तक के बच्चों में ही ये सीक्रेट होता है, स्रावित होता है। इससे ऊपर के बच्चों में, जैसे 8 साल से बच्चा ऊपर होगा, ये रेनिन नाम का जो एंजाइम है इसका श्रावण या इसका रिलीज बंद हो जाता है। म्यूकस क्या होता है, ये एक स्टिकी चिपचिपा पदार्थ होता है, स्टिकी सब्सटेंस है। इसका कार्य होता है कि चूंकि HCl बहुत हार्ड है, ये अम्ल है, ये हमारे स्टमक को काट न दे, इस वजह से ये यहाँ पे जो बॉडी होती है स्टमक के किनारे उसमें एक लेयर बना लेता है, वो लेयर हमारे स्टमक की इस HCl से रक्षा करता है। तो ये म्यूकस का कार्य हो गया। देखिए रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित है प्रोटीन कैसिन, जो हम दूध पीते हैं, बच्चे दूध पीते हैं, उनमें एक प्रोटीन होता है कैसिन, उसका पाचन करने के लिए ये रेनिन नामक एंजाइम होता है, और यही होता है जो बच्चे होते हैं वो दूध को पचा लेते हैं आराम से। पेप्सिनोजन इनएक्टिव अक्रिय एंजाइम है, ये अम्लीय माध्यम में ही अपने सक्रिय फॉर्म में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो होता क्या है, जैसे ही पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करता है, मैंने कहा था ये एक एंजाइम है, ये प्रोटीन के पाचन से संबंधित है, ठीक है। तो पेप्सिनोजन आया, इनएक्टिव है, जैसे उसको एसिडिक मीडियम मिला, HCl आया, एसिडिक मीडियम मिला, वैसे ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। और पेप्सिन तुरंत क्या करेगा, जो भी भोजन हम खाए थे उसमें से जो भी प्रोटीन होगा उस प्रोटीन को पचा देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटियोजेज में और पेप्टोन्स में। अब देखिए हमने देखा था कि जब हम मुंह में कुछ खाए थे, ठीक है, यहाँ पे जो हमने कुछ खाया था तो वहाँ पे एक एमाइलेज नामक एंजाइम रिलीज हुआ था, और वो क्या किया था, स्टार्च का पाचन शुरू किया था। तो मुंह में हमारे सिर्फ स्टार्च का पाचन हुआ था, फिर हम ये इसोफेगस से चले आए, ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें क्या चले आए हैं, ये स्टमक आ गया। अरे यार बहुत गंदा बन गया, स्टमक में आ गया। स्टमक में कौन सा रिलीज होता है, तो पेप्सिन। पेप्सिन किस पे वर्क कर रहा है, तो प्रोटीन पे। तो अब देखो इससे एक बात क्लियर होगी कि मुंह में स्टार्च का पाचन शुरू होता है और स्टमक में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को सरल इकाइयों में प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में बदल देगा। पाचन क्या है, मैंने कल पहले वीडियो में बताया था कि जो भी हम खाते हैं उसको उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सरल इकाइयों में बदल देना ही पाचन है। पर अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इनको और कन्वर्ट किया जाएगा। पेप्सिन ने प्रोटीन पे वर्क किया, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया। HCl क्या है, ये एक प्रबल अम्ल है जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में भी कन्वर्ट करता है, और हानिकारक जीवाणु जो भोजन में होते हैं, बैक्टीरिया कुछ आते हैं, उनको भी नष्ट कर देता है। तो HCl के ये कार्य हैं। और ये आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होकर कार्य कर सके। म्यूकस क्या कार्य करता है, आमाशय जो हमारा पेट है, स्टमक है, उसकी आंतरिक सतह की सुरक्षा करता है। अब देखिए अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये है हमारा, ये क्या है, ये है वो इसोफेगस, ठीक है, ये इसोफेगस है। इसोफेगस से आई, ये स्टमक आ गया, स्टमक भी हमने देख लिया।
हमने सबसे पहले देखा था यहाँ पे मुंह था कहीं, ठीक है, माउथ, इसमें हमने देखा था सलाइवा रहा था, सलाइवा के संगठक हमने देख लिए थे। फिर हम आए हैं ईसोफेगस में, ईसोफेगस में कुछ नहीं, कोई एंजाइम नहीं है तो सीधे खाना नीचे उतर आया। स्टमक में क्या आया है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस आ गया है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में हमने देख लिया क्या क्या पाचन करता है और गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से कंपोजिशन किस चीज़ से बना होता है। अब यहाँ से भोजन निकल गया, अब आया ये ड्यूडेनम में, ये क्या है, छोटी आंत। तो यहाँ से जो हरा रंग है, यहाँ से लेके ये पूरा ये स्ट्रक्चर है, ये पूरी है छोटी आंत। ये बाहरी स्ट्रक्चर ये बड़ी आंत है, इसको मत देखिएगा, ये अंदर वाली छोटी आंत है, 3 कलर में है ये, ठीक है। तो ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत ये एक कुंडलित संरचना है, ठीक है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये, जिसकी लंबाई लगभग 20 से 24 फीट होती है। इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है अपर पार्ट जिसे ड्यूडेनम बोलते हैं। अपर पार्ट किससे जुड़ा होता है, स्टमक के लोअर पार्ट से। यहाँ पे क्या होता है, लोअर, ये होगा आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या था, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि ड्यूडेनम किस स्टमक के किस पार्ट से जुड़ा होता है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो इस जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसके 3 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट को हम ड्यूडेनम बोलते हैं या ग्रहणी बोलिए। मिडिल पार्ट जो है, जो ये येलो वाला पार्ट है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेजुनम या मध्यात्र बोलते हैं, मध्यात्र। जो लास्ट वाला पार्ट है जो डार्क ब्लू है, मतलब वो डार्क येलो है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलियम या शेषात्र। इलियम है ILEUM, इलियम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, पहले तो इसके पार्ट हो गए, ठीक है। तो पहला सबसे बड़ा, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ड्यूडेनम है, मध्य वाला जेजुनम है, लास्ट वाला है सबसे मतलब इलियम। अब साइज के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो उल्टा है, सबसे साइज में सबसे बड़ा कौन है, जो नाम में, जिसके नाम में सबसे कम अक्षर है, साइज में वो सबसे बड़ा है। साइज की बात करेंगे तो सबसे बड़ा इलियम है, फिर जेजुनम है, फिर ड्यूडेनम। यहाँ देख के भी लग रहा होगा ये पार्ट सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है और ग्रीन वाला सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये छोटी आंत का पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लीवर, रोल ऑफ लीवर और गाल ब्लेडर। तो ये हमने देखा था, ये ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस है, और ये स्टमक है हमारा, ये भी हम देख चुके हैं। अब स्टमक वाला ये जो पार्ट है, ये हमारा कौन सा, ड्यूडेनम है, ये भी हम देख चुके हैं, यहाँ ड्यूडेनम लिखा हुआ है, ठीक है। इसी ड्यूडेनम, जो ये सी आकार का पार्ट है, ये जो सी आकार का डिजाइन बना है, इसी पार्ट से जुड़ा होता है हमारा क्या, लीवर। ये लीवर हो गया, और ये जो ग्रीन कलर की नीचे संरचना दिख रही है, ये हो गया गाल ब्लेडर। तो लीवर और गाल ब्लेडर, और ये है पैनक्रियाज, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पैनक्रियाज, ठीक है। तो अब देख लीजिए लीवर और गाल ब्लेडर कहाँ से जुड़े हैं, तो ये यहीं पे एक पार्ट से जुड़े हैं, कहाँ पे, जहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, जहाँ से ड्यूडेनम स्टमक से जुड़ा होता है, वहीं पे ये जुड़े होते हैं। अब देखिए लीवर क्या करता है, तो बाइल जूस पित्त रस का संश्लेषण करता है, मतलब पित्त रस को ये बनाता है और उसे एकत्रित होने के लिए पित्ताशय गाल ब्लेडर में भेज देता है। तो ये भाई साहब लीवर क्या करेंगे, ये बाइल जूस बनाएंगे। बहुत क्षारीय होता है, कभी कभी होता है ना कि खाना जब कोई डकार आती है, खाना आ जाता है गले में वापस, तो बहुत ही वो कड़वा लगता है। तो होता क्या है कि बाइल जूस आपके पेट में, मतलब बाइल जूस आ जाता है गले में, यही बाइल जूस है, ये नीम जैसा बहुत कड़वा होता है। तो बाइल जूस बनाता है ये लीवर, और ये कहाँ भेज देता है, यहाँ से बनाएगा और यहाँ भेज देगा गाल ब्लेडर में, इस नली से होते हुए कि जाओ भाई ये स्टोरेज है। ये सिर्फ स्टोरेज है किसका, लीवर के द्वारा बनाए गए बाइल जूस का। अब देख लेते हैं बाइल जूस के कंपोजिशन की। बाइल जूस का पीएच कितना है, देखिए पीएच है 8.5, बहुत क्षारीय है ये। और इसमें क्या क्या होता है, तो वाटर सब में होता है, इसमें भी है। सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है बाइल जूस में, और सोडियम टोरोकोलेट पाया जाता है। बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल, ये इंपॉर्टेंट है, बिलिरुबिन पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, बाइकार्बोनेट आयंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब बाइल जूस किस पे काम करता है, तो हमने देख लिया। देखिए सबसे पहले हमने मुंह में पाचन देखा था, इसमें किसका पाचन हुआ था, स्टार्च का पाचन शुरू हुआ था। फिर ईसोफेगस में कुछ नहीं था, फिर यहाँ पे आया था हमारा कौन सा, ये स्टमक। स्टमक में किसका पाचन हुआ था, तो पेप्सिनोजन, पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ था, प्रोटीन का पाचन हुआ था। अब हम इसके बाद यहाँ पे लगा है क्या, छोटी आंत, इस तरह से। तो छोटी आंत में हम आएंगे, उसके पहले बाइल जूस आ जाएगा। यहाँ पे बाइल जूस हमारा छोटी आंत में मिलता है जाके। तो बाइल जूस, अब बाइल जूस किस चीज़ का पाचन करेगा, तो ये बाइल जूस करेगा इमल्सिफाइज फैट, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में करेगा, फैट का पाचन करेगा। तो सबसे पहले स्टार्च का पाचन शुरू होता है, फिर प्रोटीन का, फिर छोटी आंत में आके फैट का पाचन शुरू होता है, ठीक है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये भी कहाँ कौन बनाता है, यहाँ पे लीवर, ठीक है। लीवर का जो बाइल जूस होता है उसी में सब रहता है, बिलिरुबिन भी रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, और ये बाइल जूस में ये फैट को, आपके छोटे छोटे टुकड़ों फैट को पचाने के काम आता है। अब लीवर का रोल देख लेते हैं, लीवर के कुछ कार्य देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पहला,
लीवर के पास ही रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे छिपकली उसकी पूंछ गिर जाती है तो पुनः निकल आती है, उसी प्रकार से लीवर जो है अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। लीवर दो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, पहला है हिपेरिन, दूसरा है फाइब्रिनोजिन। हिपेरिन क्या करता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में जमने से रोकता है, तो ब्लड को रुधिर वाहिकाओं ब्लड वेसल्स में जमने से रोकता है ताकि ब्लड आसानी से फ्लो हो कर सके। फाइब्रिनोजिन क्या काम करता है, तो ये जो होता है फाइब्रिनोजिन वो ब्लड को ब्लड वेसल के बाहर, मतलब ब्लड को ब्लड वेसल के बाहर जमने में सहायता करता है। अगर रुधिर मतलब ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकल आता है तो उसको जमने में सहायता करता है, ब्लड वेसल के बाहर आ जाए तो। लीवर कई प्रकार के विटामिन के भंडारण स्टोरेज का भी कार्य करता है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है सब, ए विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12, तो इतने विटामिन का स्टोरेज का भी कार्य करता है। देखिए लीवर अत्यधिक विषैले पदार्थ अमोनिया को कम विषैले पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लीवर क्या करता है, ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को, जैसे ही हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी में ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज चला जाता है। तो जब अतिरिक्त ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा तो पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन जैसे ही बॉडी में हमारे ब्लड में रिलीज होता है वैसे ही लीवर के पास ये मैसेज जाता है कि बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा आ गया है, उसको अपने मतलब लीवर सेल में स्टोर कर लो। तो जैसे ही ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा आती है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने सेल में स्टोर कर लेता है। तो जैसे ही रुधिर में अतिरिक्त ग्लूकोज आ जाता है वैसे ही पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, ये हार्मोन है, जैसे अभी पैनक्रियाज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इंसुलिन रिलीज करता है, और ये इंसुलिन क्या करता है लीवर को मैसेज देता है, वैसे ही लीवर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है और लीवर सेल्स में स्टोर कर लेता है। तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल जिसे कहते हैं वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती, जब भी हम थकान महसूस करते हैं, एनर्जी की कमी होती है, वैसे तब ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिए जिसको शुगर ज़्यादा हो जाता है तो वो इंसुलिन के क्या करता है, इंजेक्शन लगवाता है। इंसुलिन क्या काम करता है, यह हमने देख ही लिया। इंसुलिन जैसे ही ब्लड में जाएगा वैसे ही लीवर क्या करेगा कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, शुगर है ब्लड में, उसको सेल्स में स्टोर कर देता है। तो ब्लड में क्या होता है, शुगर कम हो जाता है, इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। यही इंसुलिन ही गड़बड़ हो जाता है तो लोगों को वो शुगर हो जाता है, ब्लड शुगर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो पैनक्रियाज से रिलेटेड आएगा, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ये है हमारा चैनल और ये है सब्सक्राइब का बटन, इसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन बिल को अवश्य प्रेस कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।